लेकिन कुछ पेयबल पदार्थ की बात करते हैं कि वो जो पेय पदार्थ जिसको कहते हैं ब्लैक कॉफ़ी पीजिए तो आपका लीवर का फैट हट जाता है, लीवर अच्छा बेहतर फंक्शन करता है। और अब कई लोग इस बहाने ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। और आपको पता है घर घर में लोग चाय पीते हैं। तो ये चाय पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, किस तरीके से हमारे लीवर को ये खराब करता है, और ब्लैक कॉफ़ी पिए तो किस हद तक पिए, क्या वाकई ये हमारे लीवर को ठीक करता है, उसके लिए अच्छा है? ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा क्योंकि कई दर्शक इस बारे में जानना चाहेंगे। क्वेश्चन है कैफ़ीन का। कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, टी में भी होता है, तो इस कैफ़ीन हेल्पफुल फॉर लिवर, ये सवाल है आपका। जो स्टडीज़ हुई है, आजकल स्टडीज़ आ गई है, उसमें ये दिखाया गया है कि अगर आपको फैटी लिवर है और ये फैटी लिवर कैंसर में प्रोग्रेस कर सकती है। सब लोगों में नहीं करती, बहुत कम लोगों में करती है, लेकिन करती है, तो ये लिवर कैंसर में जा सकता है। तो ये देखा गया है कि अगर आप 2 कप्स ऑफ ब्लैक कॉफ़ी पर डे लेंगे तो ये प्रोग्रेशन नहीं होता है, कम हुआ है। लेकिन ये स्टडीज़ है, इंडिविजुअल स्टडीज़ है सेंटर्स के। अभी भी ये एक सेंट्रल गाइडलाइन में नहीं आया कि अगर आपको फैटी लिवर है आप कॉफ़ी पीना शुरू करिए, ये गाइडलाइंस में नहीं है ये। हाँ, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो फिर हमारा एडवाइस रहेगा कि बेटर आप ब्लैक कॉफ़ी कर ले उसको और मिल्क एंड शुगर उसमें ना मिलाए। बट अगर मुझे फैटी लिवर है या वो प्रोग्रेसिव है, क्या मैं कॉफ़ी पी के उसको ठीक कर सकता हूँ? नहीं, वो वैसा नहीं हो सकता है। तो कॉफ़ी इज़ सम सॉर्ट ऑफ इट्स लाइक अ मिटिगेटिंग फैक्टर कि हाँ ये रिस्क फैक्टर है, अगर मैं कैफ़ीन ले रहा हूँ ब्लैक कॉफ़ी के इससे तो शायद मेरा प्रोग्रेशन स्लो होगा। तो जो लोग कॉफ़ी नहीं पीते हैं मैं उनको नहीं बोलूँगा कि आप कॉफ़ी स्टार्ट करें, और जो कॉफ़ी पीते हैं मैं उनको बोलूँगा कि ठीक है आप उसको ब्लैक कॉफ़ी में कन्वर्ट कर लीजिए। आपका दूसरा सवाल था कि मैं ग्रीन टी या डिफरेंट टाइप के जो चाय आते हैं तो आर दी इन एनी वे बेनिफिशियल टू द लिवर? ओवरऑल हेल्थ का तो ठीक है, दैट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, बट लिवर के साथ इन सब चाय का एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ये कहीं नहीं दिखाया गया है कि अगर मैं ग्रीन टी पीऊँगा तो मेरा लिवर हेल्थ ठीक रहेगा। खराब होगा अगर हम चाय पीते हैं तो? ये भी स्टडीज़ नहीं है। ये भी स्टडीज नहीं। नहीं। चलिए, ये बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है। पर यही अगर 2 ब्लैक कॉफ़ी से 4 हो जाए, 5 हो जाए तो ये खराब करेगा क्योंकि कैफीन का अमाउंट ज़्यादा होगा शरीर में। हम उसमें वापस आ जाएंगे जिससे हमारा ये चर्चा शुरू हुआ था रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिम्टम्स का। तो ऑब्वियसली अगर हम इतना ज़्यादा कैफ़ीन लेंगे, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेंगे, तो दे डू नॉट कॉज अल्सर्स, कैफ़ीन कॉफ़ी, बट दे इन्फ्लुएंस अल्सर हीलिंग, वो उसको बढ़ावा देते हैं। ओके। तो मेरे ख्याल से जो एक जनरल बात आ जाती है कि हर चीज़ में मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक, राइट। फिर इंडोस्कोपी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ऐसा क्या सिम्टम दिखता है जिसमें आपको लगता है कि इंडोस्कोपी ज़रूरी है? क्या इंटेस्टाइन का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के लिए इंडोस्कोपी ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, आप भी करते होंगे, हम श्योर हैं कि बहुत लोगों का गैस कम नहीं होता है, बहुत लोगों का रिफ्लक्स कम नहीं होता है। तो ज़रूरत इंडोस्कोपी की कहाँ पड़ती है? अगर हम डाइजेस्टिव सिम्टम्स को दोबारा रिवाइज करें जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, जैसे कि पेट फूलना, ब्लोटिंग, रिफ्लक्स, पेन, पूरा छाती में जलन होना, या हमारे अपर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट रहना इसमें, तो ये जो सारे सिम्टम्स है ये हम आम तौर से एसिड रिलेटेड बोलते हैं, या जनरल भाषा में कहते हैं कि हमें गैस की प्रॉब्लम है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। अगर मैं 10 पेशेंट्स ऐसे देखूं तो अराउंड 8 पेशेंट्स में या 9 पेशेंट में इनमें ये डाइजेस्टिव फंक्शन के प्रॉब्लम है, इसमें अल्सर नहीं निकलेगा अगर हम पेप्टिक अल्सर की बात करें। बट इन्हीं 10 में से एटलीस्ट 10% एक पेशेंट को अल्सर भी निकलेगा। अल्सर का डायग्नोसिस एंडोस्कोपी में होता है। तो हम लोग एंडोस्कोपी किसको एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये तो बड़े कॉमन सिम्टम्स है डाइजेस्टिव सिम्टम। तो हमारे पास कुछ रेड फ्लैग साइंस है या अलार्म फीचर्स हम बोलते हैं कि ये अगर आपके सिम्टोमेटोलॉजी में है तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि आप पहले एंडोस्कोपी कर ले, इनको रूल आउट कर ले। वो क्या सिम्टम्स है? अगर यही डाइजेस्टिव सिम्टम्स एक एल्डरली में अभी शुरू हुए हैं, एक पर्सन हु इज़ लेट्स से 60 ईयर्स एंड अबव, और उसको पहली बार ऐसा शुरू हुआ है, उनको डेफिनेटली हम लोग एक रेड फ्लैग साइन मानते हैं। अगर आपका हेमोग्लोबिन कम है, एनीमिया में अगर है आपको,
तो वो एक रेड फ्लैग साइन है। रिकरेंट वॉमिटिंग, बार बार उल्टियाँ हो रही है, तो उसमें हम ज़रूर करते हैं। और चौथा है कि पेन एब्डोमेन रिलेंटलेसली हो रहा है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग, मिडल ऑफ द नाइट में आप जग जाते हो क्योंकि इतना पेट में दर्द हो रहा है। तो ये जो 4 सिम्टम्स हैं, हम ज़रूर इसमें एंडोस्कोपी करते हैं पहले, क्योंकि इसमें हमें अल्सर्स या इस टाइप के जो अनकॉमन और बीमारियां हैं उनका हमें डाउट होता है एज अगेंस्ट अ सिंपल एसिडिटी प्रॉब्लम। तो इनको तो हम कहते हैं कि आप ज़रूर एंडोस्कोपी पहले कराएं, उसके बाद हम लोग अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। बाकी केसेस में जो एसिडिटी लेके आते हैं ये सिम्टम्स लेके, मैं पहले उनको लाइफस्टाइल का एडवाइस देता हूँ, सेकंड उनको ड्रग थेरेपी देते हैं जो रिक्वायर्ड है। अगर वो ठीक नहीं होते और अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 2 वीक्स और समथिंग, तब डेफिनेटली उसको एंडोस्कोपी के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि बहुत सारे लोग जो कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित होते हैं, क्या अगर रोज स्टूल पास नहीं होता है तो वरीड होने की ज़रूरत है? ब्लोटिंग है, स्टूल पास नहीं हो रहा है, जा रहे हैं पास नहीं हो रहा है, फील हो रहा है पास नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो स्टूल स्टिकी हो रहा है, ये सारी दिक्कतें आती। तो ये किस तरह की, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में हमने पहले सुना था हार्ड स्टूल, मोटा स्टूल, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टिकी स्टूल, पास नहीं हो रहा है, लगता नहीं है कि पेट पूरे तरीके से क्लियर हो पाया है। तो ये कौन सी बीमारी और इसको लेकर के कितना वरीड होने की जरूरत है? ये कॉमन सिम्टम है और मान लेते हैं कि ये एक आईबीएस का एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि ये जिस पेशेंट को आईबीएस होता है उनको इसी टाइप के ये प्रॉब्लम्स रहते हैं। जहाँ तक वरी का सवाल है, वही वाली बात आती है कि आपको डॉक्टर तो ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। हम इसी हिस्ट्री में थोड़ा देखते हैं कि जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि आपको कुछ कोलाइटिस है कि नहीं, अल्सरेशंस है कि नहीं, ये वाले जो चीज़ें हैं, एक कहते हैं कि रेड फ्लैग साइंस है कि नहीं, तब तो हम जाके इवैल्यूएट करते हैं। नहीं तो ये ऑल्टर्ड बावल्स, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, लूज स्टूल्स हो या स्टिकी स्टूल्स हो, इनको हम आईबीएस मान के हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। इसमें मेरा सबसे पहला स्टेप रहता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि फंक्शनल एलिमेंट है, हमारे गट माइक्रोबायोटा का एलिमेंट है, बट एक्चुअली अगर मैं ट्रीटमेंट देखूँ तो सबसे पहले हमें अपना स्ट्रेस और लाइफस्टाइल देखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लाइफस्टाइल में पहला स्टेप रहता है खाना। एक मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ जो कि काफ़ी डिबेटेबल है और काफ़ी इसमें लोग एग्री भी नहीं करेंगे। कम खाने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, कम खाने में पेट ठीक रहता है। बट इसका कैविएट क्या है, राइडर क्या है कि मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा देर हमें खाली पेट भी नहीं रहना। मैं तो इंसिस्ट करता हूँ अपने प्रैक्टिस में कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट एक ज़रूरी चीज़ है। आप बेशक उसको सुबह 8-9 बजे के बीच में ले लें, फिर एक लंच ले, एक डिनर, अर्ली डिनर करें बिना फ्रेश हुए। जैसे स्टूल पास नहीं हो रहा और ब्रेकफास्ट ले लें तो और ब्लोटिंग बढ़ जाता है। उसका रेमेडी है कि आप एक रूटीन बनाएं, आप अपने टॉयलेट जाएं, और चाहे आपका पूरा, एक्चुअली क्या होता है कि इनकम्प्लीट बाउल इवैक्यूएशन रहते हैं। हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है कि जितना होना चाहिए था। हमने अपना एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि भाई जब तक इतना नहीं होगा मेरा पेट खाली नहीं हुआ है। आप अगर यूरोप अमेरिका में देखेंगे, कॉकेशियन रेस जो है, बिकॉज ऑफ देयर डाइट, वो हफ्ते में 1 या 2 बार मोशंस के लिए जाते हैं। वो अगर दिन में 2 बार चले गए, वो अपने जीपी के पास जाते हैं कि भाई मुझे डायरिया हो गया। इंडिया में आप, हमारा जो सोसाइटी या हमारे जो ट्रेडिशंस है, अगर मैं दिन में 2 बार नहीं गया तो मैं आके कह देता हूँ कि मेरा पेट इसमें साफ नहीं है। तो एक बहुत सारा कल्चरल, और इट इज समथिंग इन माय माइंड कि कितना मोशन मुझे होना चाहिए, कितने बार होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड हम लोगों ने फिक्स किया। ज़रूरी नहीं है कि बॉडी में कुछ खराबी है इसलिए आप कम जा रहे हो। तो सबसे पहला मेरा एडवाइस रहता है कि अगर आप एक बार मोशंस के लिए गए, अगर आपको इनकम्प्लीट रहा, आप उधर बैठे मत रहिए कि नहीं मैं और बैठूँ या और स्ट्रेन करूँ। उसमें बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम आ जाते हैं, फिशर आ जाते हैं, हेमोरॉइड्स आ जाते हैं, प्रोलैप्स हो जाते हैं, जो हम लोग नहीं चाहते। आप आ जाइए, आप अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर दीजिए। आपको ब्रेकफास्ट करना है आप कर लीजिए, उसके बाद फाइनल रेडी होने के पहले आप एक और बार चले गए। तो उसको, अगर वही जो हमने बात की थी कि टेक इट इन योर स्ट्राइड रादर देन ट्राइंग टू करेक्ट इट, तो उसमें आपको ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसमें।